हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित विषय का जो हमारा पहला पार्ट था उसकी प्रश्नवाली 1.2। इसके पहले हम प्रश्नवाली 1.1 के सवाल पढ़ चुके हैं, उनके हल हमने देखे थे। आज हमारी अगली प्रश्नवाली है 1.2, जिसमें हमारे पास पहला सवाल है और पहले सवाल में हमको 5 सवाल दिए गए हैं। सवाल को हम देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जो हमारे पास सवाल दिए गए हैं, 5 सवाल दिए गए हैं, इनको हमको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड से पहले हम देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें, यहाँ पे मैं कुछ संख्याएं लिखता हूं, 2, 3, 5, 7 इस प्रकार से। तो यहां हम देखते हैं जो 2 है, 2 का गुणनखंड 1 होगा और 2 का जो गुणनखंड है वो 2 होगा। कहने का मतलब यहां पे ये है कि 2 केवल 2 से विभाजित होगा या फिर 2 1 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार का जो नियम है वो संख्याएं कहलाती है हमारी अभाज्य संख्याएं। 3 की बात करें तो 3 केवल 3 से विभाजित होगा या फिर 1 से विभाजित होगा। इसी प्रकार 5 की बात करें तो 5 विभाजित होगा 5 से या फिर 1 से। 7 की बात करूं तो 7 भी ऐसा ही होगा, 7 विभाजित होगा केवल 7 से या फिर विभाजित होगा 1 से। अगर मैं इनके बीच में 4 की बात करता हूं तो 4 विभाजित 2 से भी होता है, 4 विभाजित 4 से भी होता है और 4 विभाजित 1 से भी होता है। लेकिन हमारी परिभाषा ये है कि जो या तो 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो, इस प्रकार की संख्याएं कहलाती है अभाज्य संख्याएं। अब हमको सवाल दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो हमारे पास संख्याएं दी गई है, इनको हमको व्यक्त करना है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में। अब हमें देखेंगे जो 140 है, किस प्रकार से हम इसके अभाज्य गुणनखंड बना सकते हैं और किस प्रकार से उनको हम उनके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो हम पहला सवाल हल करते हैं। इसमें पहला सवाल हमारे पास है 140। इसको हम हल करेंगे गुणनखंड विधि से। पहले हम बनाएंगे गुणनखंड 140 के, जो हम इस प्रकार से हल करते हैं। गुणनखंड बनाने के लिए हम पहले देखेंगे कि ये सबसे छोटी संख्या जिससे विभाजित हो जाए वो हम यहां पर लेंगे। जैसे हम जानते ही है कि यदि किसी भी संख्या के अंत में सम संख्याएं आती है या 0 आता है तो वो 2 से विभाजित हो जाती है। तो यहां आपको दिख रहा है कि अंत में 0 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से इसमें भाग देंगे हम तो 2 से 14, ये आएगा 7, बचेगा आपका 0, ये बन जाएगा आपका 70। फिर से अंत में 0 है तो हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा पहले 2 तिया 6, यहाँ पे आएगा हमारा 3 बार, यहाँ बचेगा 1, वो बन जाएगा 10। फिर भाग देंगे 2 से, वो बनेगा 2 पंजे 10। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अंत में 5 है तो 5 विषम संख्या है जो कि 2 से विभाजित नहीं हो सकती है। हम 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे तो 3 तो विभाजित होगा, लेकिन 5 3 से विभाजित नहीं होगा। हम चेक करते हैं फिर 4 सम संख्या है, ये विषम संख्या है तो 4 से फिर विभाजित नहीं हो सकता है। तो हम देखेंगे इसमें कि 5, अब हम 5 लेते हैं तो 5 सत्तू 35, 5 से विभाजित हो जाएगा 7 बार। 7 फिर विषम संख्या है, 7 किसी भी फाड़े में नहीं आता है तो हम यहाँ पे देखेंगे 7 को फिर से विभाजित करेंगे 7 से तो ये जाएगा 7 एकम 7 केवल 7 के टेबल में ही आता है। तो ये बन गए हमारे गुणनखंड।
अब इसको हम लिख सकते हैं 140 बराबरी पर यहां लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये हमारे गुणनखंड हो गए हैं। और यहाँ जो हमारा प्रश्न था कि अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2, 5 और 7 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त की गई है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो 2 है हमारे पास वो 2 बार आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया है। यही हमारे पहले सवाल का उत्तर होगा। तो बहुत ही आसान था। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल हमारे पास है 156। इसको व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। इसी प्रकार से हल करेंगे इसको भी। इसके हम बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये लिखा हमने 156, लास्ट में अंक 6 है जो कि सम संख्या है। तो सबसे छोटी टेबल जो 2 है, 2 से ये संख्या विभाजित हो सकती है। हम भाग देंगे पहले 15 में, 2 से 14 बचेगा 1, ऊपर से आएगा 6, तो ये बन जाएगा हमारा 16। तो फिर 2 से भाग देंगे, ये बनेगा 2 8 16। फिर अंत में सम संख्या है तो फिर ये 2 से विभाजित हो सकता है। 2 से विभाजित करेंगे तो ये पहली बार में जाएगा 7, 2 3 6, यहाँ बचेगा 1, फिर ऊपर से लेंगे हम 8, तो ये 18 बन जाएगा। 18 भाग देंगे 2 से तो 2 9 के 18, ये जाएगा 39 बार। अब लास्ट में विषम संख्या आ गई है तो 2 और 4 के पहाड़े से विभाजित नहीं होगी। हम लेंगे 3 की टेबल। 3 की टेबल से चेक करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 तरी 9, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित करेंगे ये आएगा 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 तरी 9। फिर हमारे पास आया है 13। 13 विषम संख्या है। 13 किसी पहाड़े से विभाजित नहीं होता है, यह खुद से विभाजित होता है। तो हम पूरी टेबल लेंगे 13 की, ये विभाजित होगा 13 एकम 13, जो कि एक बार विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम गुणनखंड प्राप्त हुए 156 के, उनको हम लिख लेते हैं। पहले हमको मिले हैं गुणनखंड 2 गुना 2 गुना, फिर हमको प्राप्त हुआ था 3, उसके बाद हमको मिला है 13। यहां पर भी हम इसको लिखना चाहे तो 2 हमारे पास 2 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13। यहां पर 2 3 और 13 ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है। अतः हमने 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम अभाज्य गुणनखंड को उनकी घातों के रूप में भी व्यक्त कर रहे हैं। ये हमारा उत्तर, ये भी सही है। अगर हम लिखना चाहे तो हमारा उत्तर ये भी सही है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हमारा दूसरा सवाल भी हो चुका है। अब हम एक और सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारे पास है 3825। इसको व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। हम करते हैं इसको हल। ये लिया हमने 3825, अंत में 5 आ रहा है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 से बड़ी संख्या जो हमारे पास 3 है, हम 3 से चेक कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 3 एकम 3, फिर यहाँ 3 दूनी 6 होगा, यहाँ 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 2 तो ये बन जाएगा 22। ये हो जाएगा हमारा 3 से तो 21, फिर यहाँ 1 बचेगा, ऊपर से आएगा 5, ये हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। मतलब 3 से विभाजित ये हो सकता है। यहाँ हम लेंगे 3, ये 3 से विभाजित हो रहा है, जो हमको मिला है 1275। फिर अंत में 5 आ रहा है तो हम फिर से 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करेंगे अब की बार तो ये 3 चौक
12, फिर 7 आएगा तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, फिर ये 5 15, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा तो इसको हम 3 से विभाजित कर देते हैं। ये 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर हम देखते हैं यहाँ पे अंत में 5 आ रहा है, हम फिर इसको 3 से चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 कम 3, ऊपर से आएगा 2, ऊपर से आएगा 2 तो ये 12 हो जाएगा। तो ये जाएगा 3 चौक 12, लेकिन यहाँ पर 5 है, 5 3 से विभाजित नहीं होगा तो हम 5 से इसको चेक करते हैं और अंत में अगर 5 आता हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, ये हमको याद रखना है। तो अंत में 5 आ रहा है, 5 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये हो जाएगा 15 40, 8 बार जाएगा 40 बन जाएगा, ऊपर से आएगा 2 बचेगा यहाँ पर शेषफल, फिर आएगा हमारे पास 5 तो ये हो जाएगा 25। मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको, ये हो जाएगा 15 40, 8 बार, ऊपर से आएगा 5 तो 25 बनेगा, 25। अंत में फिर 5 है, हम फिर 5 से इसको विभाजित कर सकते हैं। 5 से विभाजित किया तो 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, ऊपर से आएगा 5 तो ये हो जाएगा आपका 15 35, 17 बार जाएगा ये। अब 17 किसी पाड़े में नहीं आता है तो 17 विभाजित केवल 17 से ही होगा, जो कि होगा 1 बार। ये हमने पूरा इसको विभाजित कर दिया है। अब हम इसको भी लिख लेते हैं गुणनखंडों के रूप में। 3825 के गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 फिर गुना 17। ये सारी संख्या जो हमको मिली है अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर जो संख्याएं रिपीट हो रही है उनको हम लिख सकते हैं। 3 2 बार है, 3 की घात 2, 5 2 बार है, 5 की घात 2 गुणा 17। तो ये हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमने 3 सवाल देखे हैं जिनको हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। बहुत ही आसान सवाल थे। इस प्रकार आप 5005 और 7429 को आसानी से इसी विधि से हल कर सकते हैं। इन सवालों की आप प्रैक्टिस करें, ये आसानी से हल हो जाएंगे। तो ये हमारा जो पहला सवाल था प्रश्न वाली 1.2 का, इसमें 3 सवाल हमने देख लिए हैं। अगले 2 सवाल आप स्वयं हल करें। अब हम देखते हैं अगला सवाल हमारे पास है HCF व LCM हमको ज्ञात करना है इन सवालों के, और जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो इनको हम समझते हैं कि किस प्रकार से हल होंगे। पहला सवाल हल करते हैं। यहाँ हमको ज्ञात करना है HCF और LCM 26 और 51 का। ये हमारे पास 26 और ये 51। तो पहले इनका हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे, उसके बाद जांच करेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। 2 संख्याओं से मतलब ये 2 संख्याएं हमारे पास हो जाएगी, इनका गुणा करेंगे आपस में और इन्हीं का हम निकालेंगे HCF और LCM और उनका आपस में गुणा करेंगे। दोनों मान आपस में बराबर होना चाहिए। तो पहले हम इनका HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं 26 के हम गुणनखंड बनाएंगे। अंत में 6 आ रहा है, 6 सम संख्या है, 2 के टेबल से विभाजित करते हैं। 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 तिया 6। 13 किसी पहाड़े में नहीं आता है, 13 खुद के पहाड़े में आता है, तो हम 13 से विभाजित करेंगे। ये लिया हमने 13, 13 एकम 13। तो हमने प्राप्त किए हैं 26 के गुणनखंड जो हमको मिले हैं 2 गुना 13। इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं 51 के गुणनखंड। लास्ट में विषम संख्या रही है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। हम 3 से चेक कर लेते हैं। 3 3 9, लेकिन फिर 1 बच जाएगा तो ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा। हम चेक करते हैं 7 से, तो ये 7 एकम 7 बचेगा, यहाँ पर 2, ऊपर से आएगा 1 तो ये बनेगा 7 तरी 21। 7 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगा तो ये बनेगा 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 तरी 21। ये जाएगा 13 बार, फिर 13 आ चुका है, 13 विभाजित होगा खुद 13 से तो ये 13 एकम
13। यहाँ हमको इनकानु के गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं जो कि 7 गुणा 13, ये गुणनखंड हमको मिल चुके हैं। अब हमको इनका ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करना है हमको 26 और 51 का। एचसीएफ हमने पहले समझा था, यहां फिर से देख लेते हैं। जो 26 के गुणनखंड है और जो 51 गुणनखंड है, उन दोनों में ये देखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है। ऐसा गुणनखंड कौन सा है जो दोनों में है। तो यहाँ हमको दिख रहा है जो 13 है वो गुणनखंड 26 का भी है और 51 का भी है। इस प्रकार से जो हमारा एचसीएफ है 26 और 51 का, वो हो जाएगा 13। आगे हम देखते हैं यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम भी ज्ञात करना है हमको 26 और 51 का। तो यहां हमको मिलेगा, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमको ये देखना होता है कि हमको जितने गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो सभी लेना पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये देखना है कि जो गुणनखंड दोनों में आ रहा है उसको हम केवल एक बार लिखते हैं। जैसे 2 गुणनखंड दोनों में एक ही बार आ रहा है तो इसको हम ले लेंगे। उसके बाद देखते हैं हम 13 2 बार आ रहा है, इसको हम एक बार लिखेंगे। उसके बाद हमको दिख रहा है यहाँ पर 7 एक ही बार आ रहा है तो इसको हम लिख लेंगे। और जो 13 था फिर से यहाँ पर वो हम एक बार लिख चुके हैं। जो दोनों में आता है वो हम एक बार लेते हैं और जो एक ही बार आ रहा है दोनों में मिलाकर उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। और इसको आगे हम हल कर सकते हैं। हम इनका गुणा करते हैं आपस में, तो 2 गुना 13 करेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा 26। फिर गुणा करेंगे इसमें 7 से, 7 से हम गुणा कर लेते हैं इसका। यहाँ हम गुणा करेंगे 7 का 6 में, ये होगा 42 का 2, यहाँ बचेगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 14 और 4, ये बन जाएगा 18। तो ये हमको मिलेगा इसका एलसीएम 182। तो हमको एचसीएफ प्राप्त हो चुका है 13, एलसीएम प्राप्त हो चुका है 182। यही हमारा पहला सवाल था, हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। आगे हमारे पास उन्होंने बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो जो हमारे पास 2 संख्याएं थी वो थी हमारे पास 26 और 51 बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो इनका एचसीएफ हमको मिला है 13 और एलसीएम हमको मिला है 182। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एलएचएस बराबर आरएचएस हमको सिद्ध करना है। तो एलएचएस यहाँ बोला जा रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याएं हमारे पास थी 26, गुणनफल तो गुणे का चिन्ह आएगा, गुणा 51 बराबर यहाँ बोला गया है एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो एचसीएफ हमको प्राप्त हुआ है 13 और एलसीएम यहाँ हमको दिख रहा है 182। तो अब इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। अगर दोनों मान बराबर आते हैं तो यहाँ हमारा जांच हो जाएगी। हम गुणा करते हैं पहले 26 और 51 का। पहले हम 1 से करेंगे, ये हमको मिलेगा 6 और ये 2, गुणा करना हम सभी जानते हैं। फिर 9 से करेंगे 6 में, ये हमको मिलेगा 54, यहाँ बचेगा 5, फिर 18 बनेगा और 5, 18 और 5 ये हो जाएगा 23। इसको हल करेंगे, ये 6, ये 3 और ये 2, 2366। इनका गुणा हमको प्राप्त हुआ है 2366। आगे हम देखते हैं, अब गुणा करना है हमको 13 और 182 का। यहाँ गुणा करते हैं हम 182, ये लिखा हमने 13। वही हम छोटे पाढ़े से हल करेंगे इसको। ये बनेगा 3 2 6, ये हो जाएगा 24 का 4, बचेगा 2, ये 3 1 3 और 2, ये बनेगा 5। फिर 1 से करेंगे, फिर 2 ही बनेगा, ये हमारे पास 8 रहेगा और ये 1। इनका गुणा करेंगे 6, ये 13, बचेगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, 2366। यहाँ भी हमको प्राप्त हुआ है 2366। ये दोनों मान हमको भी दिख रहे हैं वो आपस में बराबर है।
इसका मतलब जो यहाँ बोला गया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, तो ये दोनों मान हमको आपस में बराबर हो चुके हैं और हमने यहाँ पे जांच कर ली है। तो ये भी सवाल बहुत आसान था। इसी विधि से, इसी प्रकार से आप जो अगले दो सवाल दिए गए हैं वो आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 के यहाँ हमारे दो सवाल समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।